नमस्कार, चरैवेति संस्कृत कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग छंद ज्ञान के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उपयोगी प्रश्नोत्तरों को व्याख्या सहित देखेंगे। किसी भी विषय को जब तैयार करते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो हमें उस विषय में किन बातों का, किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, ये उस विषय पर प्रश्नोत्तरों को देख के ही आसानी से जाना जा सकता है। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद और पिछले वीडियो जो हमने प्रश्नोत्तर वाला लेकर आए थे, उससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें छंद वाले पोर्शन को किस तरह से तैयार करना है, उनमें किन बिंदुओं पे हमें विशेष ध्यान देना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृतः एष राजेव दुष्यंतः सारंगेणाति रहसः। ये एक श्लोक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का ही श्लोक है, ये प्रथम अंक का। इसमें ये पूछ रहे हैं कि उपर्युक्त पद्ये छंदः स्यात्। इस उपर्युक्त जो पद्य है, श्लोक है, इसमें कौन सा छंद है? आर्या, अनुष्टुप, वंशस्थ या भुजंग प्रयातम। तो इसमें कैसे जाना जा सकता है? सबसे पहले तो हम इसमें वर्णों की संख्या गिनेंगे तो 8 वर्ण होते हैं अनुष्टुप में। तो इसमें 16 वर्ण आ रहे हैं एक में, तो 16 वर्ण का हमने तो कोई नहीं पढ़ा है छंद। तो फिर कौन सा छंद हुआ? अनुष्टुप। अनुष्टुप के प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं और 2 पादों को मिला देते हैं तो 16 वर्ण होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुष्टुप। और अनुष्टुप की 3 बातें और होती हैं। 5वां वर्ण लघु, छठा गुरु प्रत्येक पाद में अर्थात चारों चरणों में, और दूसरे और चौथे चरण में 7वां लघु। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका 5वां वर्ण कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ये इसका 5वां वर्ण है जो लघु है। रा इसका छठा वर्ण है जो गुरु है। फिर इसमें यहाँ पे आपके कॉमा आ जाएगा, एक चरण पूरा हो जाता है। फिर हारिणा 3 4 और ये 5, स आपका 5 हो जाएगा और भम में आपके गुरु हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुष्टुप के अनुसार ही यहाँ पे हमें वर्ण का संयोजन भी देखने को मिलता है। अगले में भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 व है, व लघु है और 2 गुरु है। और इसमें आपके 1 2 3 4 5 ती आपके लघु है और र में अनुस्वार होने से गुरु है। अब इसमें ये हृ आपका लघु है 7वां वर्ण, और इसमें ह आपका लघु है 7वां वर्ण। इस तरह से ये उत्तर हमारा हो जाता है अनुष्टुप छंद। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्याद् रिक्त स्थान यदि तौ जगौ कः इत्यत्र रिक्त स्थाने किम स्यात्। यहाँ पे एक छंद का लक्षण दे दिया है जिसमें हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आएगा? उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, उपजाति या मंदाक्रांता। तो हमें ध्यान है इंद्र वज्रा का पूरा लक्षण क्या बनता है? स्यादेंद्र वज्रा यदि तौ जगौगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंद्र वज्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंदाक्रांता छंदसी यति व्यवस्था स्यात्। अर्थात मंदाक्रांता छंद में यति व्यवस्था कैसे की जाती है? यति व्यवस्था मतलब विराम कैसे है? तो मंदाक्रांता छंद की यति व्यवस्था के लिए आपको याद होगा जलधि षड गई, ये शब्द आया था वहाँ पे। जलधि 4, षड मतलब 6 और अग अर्थात पर्वत अर्थात 7। तो यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा? 4 6 और 7। इसलिए हमें लक्षण, सभी छंदों के लक्षणों को बहुत ध्यान से देखना होगा, तभी हम प्रश्नों को कर सकते हैं। प्रश्न सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं कि इस छंद में क्या है, इस या कितने वर्ण हैं। इस तरह से प्रश्न भी आते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न भी आते हैं। अब देखिए, ये बहुत सरल प्रश्न है और कई बार आया हुआ भी है एग्जाम्स में। चतुर्भिर्यगणैः कस्य छंदसः निर्मिति भवति। 4 यगण के द्वारा किस छंद का निर्माण होता है? शालिनी का, भुजंग प्रयातम का, सृग्धरा का या उपजाति का। तो सभी को पता है भुजंग प्रयातम छंद का निर्माण 4 यगण से होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भुजंग प्रयात। अगला प्रश्न है, वंदे ताम रस भारतीम सुरनुताम श्रीराज राजेश्वरीम चरणे अस्मिन् कतमं छंदः वर्तते। इन्होंने एक पंक्ति दे दी है और पूछा है इस चरण में, मतलब किसी श्लोक का एक चरण है ये, इस चरण में कौन सा छंद है? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इसके वर्ण की संख्या गिननी होगी। अगर हम इसमें देखते हैं
तो इसमें 19 वर्ण हैं। तो 19 वर्ण का हमने एक ही छंद पढ़ा है, शार्दूल विक्रीडितम। अब लेकिन हमें साथ में और कंफर्म करने के लिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा है, एक एक नंबर बहुत मायने रखता है, हमें इस पे गण अंकन करना चाहिए। गण अंकन करके हमें देखना चाहिए कि शार्दूल विक्रीडितम है क्या। शार्दूल विक्रीडितम क्या क्या गण होते हैं? मगण, मस जस ततः, मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु। तो उसके अनुसार यहाँ पे गण अंकन करना होता है। तो इस तरह से जब हम इस पे गण अंकन करते हैं तो देखिए, पहले वाला हमारा मगण आ रहा है, बिल्कुल सही। फिर बाद में हमारा सगण है, सही है ये भी। फिर हमारा जगण आ रहा है, उसके बाद पुनः सगण और दो तगण और लास्ट में गुरु आ रहा है। तो इस तरह से गण अंकन करने के बाद ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि यहाँ पर कौन सा छंद हुआ, 19 वर्ण है और मस जस ततः गुरुवह के अनुसार यहाँ पे गण अंकन भी हो रहा है। तो कौन सा छंद हो गया इसमें? शार्दूल विक्रीडितम। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वादश वर्णात्मकं नभौ भरौ इति गण व्यवस्थात्मकं छंदः स्यात्। द्वादश वर्णात्मक मतलब 12 वर्णों का और नभौ भरौ ये गण व्यवस्था वाला कौन सा छंद होता है? अगर यहाँ पे सिर्फ द्वादश वर्णात्मक बोलते तो दो ऑप्शन हमारे सही हो सकते थे, द्रुत विलंबित भी और वंशस्थ भी और भुजंग प्रयातम भी। लेकिन यहाँ पे साथ में उन्होंने गण व्यवस्था भी बता दी है, नभौ भरौ। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही? नभौ भरौ वाला किस में आता है? सही कहा आपने, नभौ भरौ आता है आपके द्रुत विलंबित में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्रुत विलंबित। अगर सिर्फ द्वादश वर्णात्मक पूछता तो हमारे पास हो जाते तीनों ही ऑप्शन सही, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता। लेकिन उसने यहाँ पे गण व्यवस्था भी बता दी है। इस तरह से यहाँ पे ये द्वादश वर्णात्मकम नभौ भरौ इति गण व्यवस्थात्मकम छंदः स्यात्, इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रुत विलंबित। अगला प्रश्न देखते हैं। रसहि रुद्रैश्छिन्ना रिक्त स्थान शिखरिणी रिक्त स्थान पूर्णम कुरुत। ये वापस इन्होंने एक छंद का लक्षण दे दिया है और बीच में एक शब्द को हमें पूर्ति करनी है। तो जिस शिखरिणी छंद का है ये स्पष्ट हो रहा है, लेकिन हमें ये याद होना चाहिए कि शिखरिणी छंद का पूरा लक्षण क्या है। क्या है? रसै रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। तो इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यमन सभलागः शिखरिणी। सजौ सततगः ये इसमें नहीं आएगा। ननम य युतेयम मालिनी का है, ये भी नहीं आएगा। त्रिमुनि यतियुता ये श्रद्धरा का है, ये भी नहीं आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर यमन सभलागः शिखरिणी ये इस छंद का पूरा उत्तर हो जाता है। रसहि रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी, ये हमारा पूरा बन जाता है। अगला देखिए, वेदस्य पादौ कः। बहुत आसान सवाल है ये और हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। वेदस्य पादौ कः, वेद का पाद कौन है? कौन है? व्याकरण मुख है, ज्योतिष नेत्र है, निरुक्त कर्ण है और छंद क्या हो गए? पाद। ठीक है, छंद क्या हो गए इसमें? पाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छंदः। अगला देखिए, जगणस्य गण चिन्हम वर्तते। जगण जो गण अंकन के अंतर्गत है, जगण उसका गण चिन्ह कौन सा है? तो आपको यह माता राजभान वाला जो सूत्र है वो याद होना चाहिए और उसको आप रफ कॉपी में लिख के उस पर आप गण अंकन करके देखिए, जिससे आपको बहुत से प्रश्न जो भी छंद के होंगे आसानी से और शीघ्रता से कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह माता राज मतलब सबसे पहले तो होगा लघु, भान लघु गुरु लघु, जगण का क्या होता है? लघु गुरु लघु। यह माता राज भान, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लघु गुरु लघु, ये जगण का चिन्ह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यस्य छन्दसः चतुर्षु चरणेषु अष्टवर्णाः भवन्ति सः अस्ति।
जिस छंद के चारों चरणों में 8 वर्ण होते हैं वह क्या कहलाता है? मालिनी 15 वर्णों का है, इंद्रवज्रा 11 वर्णों का है, आर्या मात्रिक छंद है। तो हमारे पास क्या शेष बचता है? अनुष्टुप छंद शेष बचता है। तो अनुष्टुप छंद का ही जो है वो प्रत्येक पाद 8 वर्णों का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुष्टुप। अगला प्रश्न देखिए, विसर्ग युक्त वर्णः भवति। ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रश्न जल्दी से समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछना चाह रहे हैं। यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं लघु गुरु के विचार को, कि आप लघु गुरु किस वर्ण को मानते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि विसर्ग युक्त वर्णः भवति, अर्थात किसी वर्ण के आगे विसर्ग लगे हुए हैं तो उसको क्या माना जाएगा? लघु माना जाएगा, गुरु माना जाएगा, या कुछ भी नहीं माना जाएगा, या दोनों ही माना जाएगा। तो आपको सभी को पता है, हमने अपने प्रथम वीडियो में देखा था गुरु, लघु विचार और यति नियम सभी। तो उसके अनुसार जो विसर्ग युक्त होता है वह वर्ण गुरु कहलाता है, और जो संयुक्त वर्ण होता है उससे पूर्व वाला गुरु कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विसर्ग युक्त वर्णः गुरु भवति, गुरु होता है। अगला प्रश्न देखिए, छंदस्सु चतुर्दश वर्णात्मकम छंदः अस्ति। छंदों में चतुर्दश वर्णात्मकम अर्थात 14 वर्णों का छंद होता है। तो 14 वर्णों का छंद हमने एक ही पढ़ा था, वसंत तिल का। मंदाक्रांता 17 वर्णों का है, वंशस्थ और द्रुत विलंबित आपका 12 वर्णों का है। तो इसके 4 ऑप्शन है, मंदाक्रांता, वसंत तिल का, वंशस्थ और द्रुत विलंबित। तो मंदाक्रांता 17 का है तो वो नहीं हो सकता, वंशस्थ और द्रुत विलंबित 12 वर्णों का है तो वो भी नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वसंत तिल का। वसंत तिल का छंद ही है जो 14 वर्णों का होता है। अगला प्रश्न देखिए, मध्ये गुरु कस्मिन् गणे भवति। वापस थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछा है कि जब हम गण अंकन करते हैं, गण बनाते हैं, तो बीच में जो गुरु होता है, सिर्फ एक बीच में गुरु और दोनों तरफ लघु, वो कौन सा गण होता है? कौन सा गण होता है? य माता रा ज भान। कौन सा हुआ? जगण। जगण में आपके क्या होता है? लघु गुरु लघु। तो देखिए, सगण में क्या होता है? लघु लघु गुरु। मगण में तीनों गुरु, भगण में य माता राज भान स, गुरु लघु लघु। तो मध्य में गुरु जगण में ही होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जगण। सगणे, मगणे, जगणे, भगणे में हमारा उत्तर हो जाएगा जगण। अगला है, मालिनी छंदसी यति कुत्र भवति। मालिनी छंद में यति कहाँ होती है? 4 6 7 अथवा 7 8 अथवा 8 7 अथवा 7 7 7 वर्ण। तो आपको ध्यान होगा, मालिनी छंद कितने वर्णों का है? 15 वर्णों का है। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे क्रॉस हो जाते हैं, ये दोनों ऑप्शन तो हमारे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें तो 15 वर्णों से अधिक निकल रहे हैं। अब इन दोनों में से एक हो सकता है, तो हमें याद करना है उसका लक्षण और यति नियम कैसे बताया गया है। भोगी लोकही, वहाँ पे यति नियम में क्या है? भोगी लोकही। तो भोगी कितने होते हैं? 8, और लोक कितने होते हैं? 7। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 8 और 7 वर्ण पर यति होती है। अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है? अधोलिखितेषु सत्यम नास्ति। ध्यान से देखिएगा, सत्यम नास्ति पूछ रहा है, सत्य अस्ति नहीं पूछ रहा है। यगण लघु गुरु लघु, मगण तीनों गुरु, नगण तीनों लघु, सगण में लघु लघु गुरु। तो नगण में तीनों लघु सही है, मगण में तीनों गुरु सही है। देखना हमें 2 में है, यगण और सगण में। तो यगण में क्या होता है? य माता लघु गुरु गुरु होता है, और सगण में य माता राजभान स ल गा। तो ये 3 ऑप्शन तो हमारे सही हैं, गलत ऑप्शन हमारा यगण है, क्योंकि यगण में जो इन्होंने आगे गण अंकन बताया है ये गलत बताया है। यहाँ होना चाहिए था लघु गुरु गुरु। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में वह पूछ रहा है, सर्व गुरु कह भवति। सभी गुरु कौन से गण में होते हैं? जगण में, नगण में, मगण में या तगण में? तो किस में होते हैं? मगण में। जगण में कैसे होते हैं? य माता राज भान लघु गुरु लघु, नगण में तीनों लघु होते हैं, और तगण में गुरु गुरु लघु, य माता राज गुरु गुरु लघु होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्व गुरु वाला मगण होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में वो क्या पूछ रहा है? द्रुत विलंबित छंदसी गणानाम क्रम असति।
द्रुत विलंबित छंद में गणों का क्रम क्या होता है? भ न भ र, न भ भ र, भ भ न, भ र न भ। तो हमें पता है नभौ भरो, क्या होता है वहाँ पे? नभौ भरो। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? न भ भ र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है स्रग्धरा छंदसि एकस्मिन् पादे कति वर्णाः भवन्ति? स्रग्धरा छंद में एक पाद में एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 15 अर्थात 15, 17 अर्थात 17, 19 अर्थात 19, 21 अर्थात 21। तो सभी को पता है कि स्रग्धरा छंद में त्रिमुनि यति युता का नियम है। तो इस तरह से वहाँ पे कितने वर्ण होते हैं? 21 वर्ण होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक विंशति। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 21। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशम इत्यत्र छंदः अस्ति। इसमें कौन सा छंद है? तो वर्ण संख्या अगर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 वर्ण हैं। तो 17 वर्णों के यहाँ पे 2 छंद हैं। स्रग्धरा 21 का है, मालिनी 15 का है। तो मंदाक्रांता और शिखरणी में से कौन सा छंद यहाँ पे हो सकता है? तो मंदाक्रांता में क्या होता है? मंदाक्रांता में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? मगण। तो मगण में क्या चिन्ह होते हैं? तीनों गुरु। तो यहाँ पे तीनों गुरु आ रहे हैं। शिखरणी में सबसे पहले चाहिए होता है यगण। य माता क्या होता है वहाँ पे? फिर लघु, गुरु और गुरु। तो हमारे पास यहाँ पर जो पंक्ति दी हुई है उसमें सबसे पहले मगण आ रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसके अनुसार? मंदाक्रांता। स्रग्धरा और मालिनी तो हमारे पहले से ही आउट हो गए थे, बचे थे हमारे पास 2 छंद मंदाक्रांता और शिखरणी। तो उसके अनुसार यहाँ पे मंदाक्रांता छंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वंशस्थ छंदसी गण व्यवस्था भवति। वंशस्थ छंद में गण की व्यवस्था कैसे होती है? ज त तज, ज र जत, ज त जर, य। तो कैसे होती है? तो आपको याद होगा वंशस्थ का लक्षण जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। तो यहाँ पे आपको कौन सा सही लग रहा है? फिर उसके अनुसार जतौ जरौ, इस तरह से वहाँ पे गण व्यवस्था होती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा जत जर। अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अर्थो ही कन्या परकीय एव इत्यत्र छंदः अस्ति। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उपजाति, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और मालिनी। तो यहाँ पे मालिनी तो नहीं होगा क्योंकि ये 15 वर्ण का छंद है। बचते हैं हमारे पास 3। तो हमें देखना है कि इसमें गण व्यवस्था किसके अनुसार बैठती है। उपजाति भी नहीं हो सकता क्योंकि उपजाति में मिक्स होता है इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा का, लेकिन यहाँ तो एक ही पंक्ति है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन तो क्रॉस हो जाते हैं, उपजाति और मालिनी। तो हमारे पास उपेंद्रवज्रा और इंद्रवज्रा बचता है। तो उपेंद्रवज्रा में तो सबसे पहले हमें जगण चाहिए। तो यहाँ पे क्या जगण बन रहा है? यह माता राज भा न, जगण तो बन रहा है। नहीं, जगण नहीं बन रहा, सॉरी, क्योंकि अ पे गुरु हो जाएगा क्योंकि बाद में संयुक्त वर्ण है थो। तो यहाँ पे क्या बनेगा? सबसे पहले हमें इंद्रवज्रा में क्या चाहिए? फिर तगण। तगण के अनुसार क्या बनता है? य माता रा और ज। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा उत्तर इंद्रवज्रा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तगण आ रहा है। जगण आता तो उपेंद्रवज्रा हो जाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रवज्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में वो पूछ रहा है न म य युतेयम मालिनी भोगी लोकहि इत्यत्र भोगी शब्देन का संख्या सूच्यते। ये प्रश्न मैंने आपको मालिनी छंद करवाते समय भी बताया था कि इस तरह से प्रश्न वो पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तो यहाँ पे भोगी लोकहि यति नियम के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे भोगी और लोकहि किसी संख्या को बता रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में वो पूछ रहे हैं कि भोगी से आप यहाँ पे किस शब्द से किस संख्या को बताया जा रहा है। तो ये तो सभी को पता है कि मालिनी में 8 और 7 पे यति होती है। तो लोक कितने होते हैं? अगर भोगी न भी पता हो तो लोक तो सभी को पता है 7 होते हैं। तो फिर क्या हो जाते हैं? 7 होते हैं अगर लोक, तो फिर 8 क्या हो जाता है? इसके लिए उत्तर अष्ट। भोगी क्या हो जाएंगे फिर? अष्ट। क्यों? क्योंकि हमें भोगी का नहीं भी पता है कि कितने होते हैं। तो लोक तो पता ही है 7 होते हैं, और ये भी पता है कि मालिनी में 8 और 7 पे यति
होती है। तो इसके अनुसार हमारा उत्तर हो जाएगा अष्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सप्त, षड, अष्ट और पंच। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अष्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में वो क्या पूछ रहा है। शिखरिणी छंदसी प्रतिपादम कतिषु वर्णेषु यतिः भवति। यति वाले, गण वाले बहुत प्रश्न आते हैं। तो शिखरिणी छंद 17 वर्णों का छंद है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे यति नियम बताए हैं वो सारे 17 वर्णों के बताए हैं, लेकिन हमें देखना है कि शिखरिणी में प्रतिपाद में कितने वर्णों पर यति होती है। तो शिखरिणी छंद में हमने लक्षण में देखा था रसई रुद्रश छिन्ना यमन सभलागह शिखरिणी। तो वहाँ पे यति नियम के लिए रसई और रुद्रई को बताया गया था। तो रस कितने होते हैं 6 और रुद्र कितने होते हैं 11। 6 और 11 वाले यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में 12 5 है, वो नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में 6 11 है, वही इसका सही उत्तर है। तीसरे ऑप्शन में 10 और 7 है, वो भी इसका सही उत्तर नहीं है। चौथे में पुनः 11 और 6 है, होने में तो वही है लेकिन इसका क्रम परिवर्तन है। पहले 6 होना चाहिए फिर 11 होना चाहिए, तो इसके अनुसार दूसरा उत्तर हमारा सही हो जाएगा 6 और 11 वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में वो क्या पूछ रहा है। वंशस्थ छंदसः चतुर्षु चरणेषु कति वर्णाः भवन्ति। ध्यान दीजिएगा कि वो पूछ रहा है वंशस्थ छंद के चारों चरणों में कुल कितने वर्ण होते हैं। एक चरण में तो 12 वर्ण होते हैं, लेकिन चारों में कितने होते हैं ये चीज़ ये पूछ रहा है। तो 12 को 4 बार आप मल्टीप्लाई करिए, जोड़िए, तो कितने होते हैं 48। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 48। इन्होंने ऑप्शन में दिए हैं 68, 48, 44 और 60। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 48। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में वो पूछ रहा है अनुष्टुप छंदसी सर्वत्र लघु कतमो वर्णः भवति। अनुष्टुप छंद में सभी जगह लघु कौन सा वर्ण होता है। तो जो सब जगह लघु होता है वो कौन सा वर्ण, इसमें ऑप्शन में इन्होंने षष्ठः, सप्तमः, पंचमः, अष्टमः दे रखा है। तो अष्टमः तो हमारा क्रॉस हो जाता है क्योंकि अष्टमः वर्ण का तो अनुष्टुप छंद में कोई उल्लेख ही नहीं है। छठे का, सातवें का और पांचवें का है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर पंचमः, क्योंकि आपको याद होगा अनुष्टुप का लक्षण, तो उस लक्षण में कहा गया है पंचमम लघु सर्वत्र सप्तमम द्विचतुर्थयोः। ठीक है, तो पंचमम लघु सर्वत्र ये उस छंद के लक्षण में आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचमः। छठा वर्ण गुरु होता है सब जगह और सातवां वर्ण दूसरे और चौथे पाद में लघु होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। उपकृतम बहु तत्र किम उच्यते इति उदाहरणे छंदः वर्तते। इसमें कौन सा छंद है। ऑप्शन दिए हैं शालिनी, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ और द्रुत विलंबित। तो पहले हम इसके वर्णों को गिनते हैं। तो है उपकृतम बहु तत्र किम उच्यते, ये 12 वर्णों की पंक्ति है। तो उपेंद्र वज्रा नहीं हो सकता, ये 11 वर्णों का होता है। शालिनी छंद भी 11 वर्णों का छंद है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 12 वर्ण हैं, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे क्रॉस हो जाते हैं। बचते हैं हमारे पास वंशस्थ और द्रुत विलंबित। तो द्रुत विलंबित में हमें सबसे पहले चाहिए नगण और वंशस्थ में हमें सबसे पहले चाहिए जगण। तो जगण की गणांकन क्या होता है, य माता राज भान लघु गुरु लघु। तो वो यहाँ नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे तीनों वर्ण ही शुरू के लघु हैं और नगण में तीनों वर्ण ही लघु होते हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पे कौन सा हो जाता है, अगर पहला ही वर्ण हमारा गण में नगण है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रुत विलंबित। इस पंक्ति में द्रुत विलंबित छंद है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में वो क्या पूछ रहा है। आर्या छंदसी द्वितीय चरणे मात्राः भवन्ति। आर्या छंद एक मात्रिक छंद है, इसके चारों ही पादों में मात्राओं का गणना की जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि द्वितीय चरण में कितनी मात्रा होती है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में द्वादश अर्थात 12, पंचदश अर्थात 15, अष्टादश अर्थात 18, त्रयोदश अर्थात 13। तो यहाँ पे 13 का तो कोई औचित्य नहीं है क्योंकि वहाँ पे 12, 15 और 18 का ही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है वो द्वितीय चरण में। तो द्वितीय चरण में कितनी होती हैं, अष्टादश। और द्वादश कहाँ कहाँ होती हैं, पहले और तीसरे में। और पंचदश कहाँ होती हैं, चतुर्थ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वो द्वितीय चरण पूछ रहा है अष्टादश। आर्या छंद के द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में वो पूछ रहा है भानु
सकृद्युक्ततुरंग एव उपर्युक्त चरणे छंदः विद्यते। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? भानुः सकृद्युक्ततुरंग एव। सबसे पहले वही बात, हमें सबसे पहले इसके वर्णों को गिनना होगा। कितने वर्ण हैं? 11 वर्ण हैं। तो 11 वर्णों का कौन सा छंद है? उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा। यहाँ पे ऑप्शन में कौन कौन से दे रखे हैं? उपेंद्र वज्रा, मालिनी, इंद्र वज्रा और भुजंग प्रयातम। मालिनी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मालिनी छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 15। तो मालिनी हमारा क्रॉस हो जाएगा। भुजंग प्रयातम नहीं होगा, 12 वर्णों का होता है। अब उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा रहता है। तो इंद्र वज्रा में हमें सबसे पहले चाहिए होता है तगण। तगण में क्या होता है? गुरु गुरु लघु। और उपेंद्र वज्रा में सबसे पहले चाहिए होता है जगण। जगण में क्या होता है? य माता राज भा न। तो लघु गुरु लघु। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या बैठता है, जगण या तगण। तगण सबसे पहले गुरु ही आ रहा है। पहले ही वर्ण से पता चल रहा है कि यहाँ पे इंद्र वज्रा छंद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु गुरु और लघु, इस तरह से तगण पहले वाले में ही बैठ रहा है। तो इस पंक्ति में क्या हो जाएगा? उपर्युक्त छंद इंद्र वज्रा छंद। अगला प्रश्न देखते हैं। यस्य छंदसः प्रथम तृतीयोः चरणयोः 12 वर्णाः 12 मात्राः भवन्ति। किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं? अभी हमने पहले वाले प्रश्न में किया ही था, आर्या छंद वाले में। इसके ऑप्शन में है वंशस्थ, मालिनी, वसंत, तिलका। तो ये जब मात्रा पूछ रहा है तो हमारे वर्णिक छंद से तो कोई औचित्य रहता ही नहीं है। तो आर्या छंद ही यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वंशस्थ, मालिनी और वसंत तिलका ये तीनों ही वर्णिक छंद हैं। यहाँ पे मात्रा पूछी गई है, मात्रिक छंद यहाँ पे एक ही है, आर्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्या। आर्या छंद के ही पहले और तीसरे में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती हैं और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। इस तरह से यहाँ पे आर्या छंद का ये सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न छंदसु अर्ध समवृत्तस्य उदाहरणम अस्ति। नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन से? रथोत्तता, शालिनी, मालिनी, वियोगिनी। इन चारों छंदों में से अर्ध समवृत्त छंद का उदाहरण क्या है? छंद समवृत्त भी होते हैं, अर्ध समवृत्त भी होते हैं। तो जिसमें चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं वो समवृत्त होता है, और जिसमें असमान मात्राएं होती हैं वो अर्ध समवृत्त होता है। तो वियोगिनी छंद ऐसा है जिसमें चारों चरणों में समान मात्राएं नहीं होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वियोगिनी छंद। वियोगिनी छंद में सम चरणों में तो 11 वर्ण होते हैं और विषम चरणों में 10 वर्ण होते हैं। विषम चरण पहला और तीसरा, सम चरण दूसरा और चौथा। तो इस तरह से यहाँ पे अर्ध समवृत्त का उदाहरण वियोगिनी छंद हो जाएगा। इसी को सुंदरी छंद भी कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हमने छंद आधारित कुछ प्रश्नों को देखा। पिछले वीडियो में भी हमने ऐसे प्रश्नों को देखा था। लगभग हमारे 50 के लगभग प्रश्न हो गए हैं छंदों पे आधारित। इन प्रश्नों को अगर हम कर लेते हैं तो हमें छंद वाले पोर्शन को एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कैसे तैयार करना है ये अच्छे से समझ में आ जाता है। ये आप बिल्कुल मान के मत चलिएगा कि यही प्रश्न एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इनको रट लीजिए। आप इन प्रश्नों को समझ लीजिए कि इन प्रश्न आते कैसे हैं। फिर प्रत्येक छंद को तैयार उस हिसाब से करिए कि वो लक्षण में से कैसे भी पूछ ले, गणों में से कैसे भी पूछ ले, यति नियम कैसे भी पूछ ले, या कोई पंक्ति देके उस पर छंद पूछ ले। तो आपके लिए किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए, आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। छंदों वाला पोर्शन हम शीघ्र ही पूरा करके एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई सुझाव या कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट करिए। मैं आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश करूंगी, आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। इसके अलावा भी आपके मन में एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कोई अन्य विषय है जिसे आप पहले पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसे भी लिखिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।